हेलो एवरीवन। सो इकोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के अंदर हम पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। हमने एबायोटिक फैक्टर्स स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने लाइट पढ़ा था पहले और उसके बाद में टेम्परेचर पढ़ा था। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, रेनफॉल, बारिश। रेनफॉल को आप प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। रेनफॉल कह दीजिए या फिर जो है वो बारिश कह दीजिए, प्रेसिपिटेशन कह दीजिए, एक ही बात है। देखिए, रेनफॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। उसके बाद में दूसरा जो हमने देखा था वो टेम्परेचर होता है, पहला है रेनफॉल। अब रेनफॉल देखा जाए तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ का बेसिस है। एनिमल्स तो अपना फूड खुद बनाते नहीं है, एनिमल्स तो अपने फूड के लिए एनी हाउ प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो उन्हें लाइट चाहिए जो उनको सन से मिल जाती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर वो अपना फूड बना लेते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर उन्हें वाटर भी चाहिए होता है, तो वाटर कहां से आएगा? अब देखो, दुनिया के अंदर इतने सारे प्लांट्स हैं, जंगलों के अंदर लगे हुए हैं, हम तो सबको पानी देने नहीं जाते ना, इसलिए उन वाइल्ड प्लांट्स को वाटर कहां से मिलता है? तो हम ये कह सकते हैं कि रेनफॉल इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। यहां पर देखिए, बात आपके और मेरे फील्ड्स की नहीं हो रही है, हमारे क्रॉपलैंड्स की नहीं हो रही है। अगर हमारे क्रॉपलैंड्स होंगे तो हम उनको पानी देंगे, लेकिन यहां पर बात हो रही है वाइल्ड प्लांट्स के बारे में, जो वाइल्ड हैबिटाट्स के अंदर ग्रो करते हैं उनके बारे में। तो उनको तो पानी देने हम नहीं जाते हैं, इसलिए उनके लिए जो पानी का सोर्स है, वाटर का सोर्स है, वो रेनफॉल ही है। यदि हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल के बेसिस पे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को तीन तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ऑन द बेस्ड अपॉन रेनफॉल, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। कौन कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो पूरे के पूरे पानी में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, इन्हें कहते हैं हाइड्रोकोल्स। अब आप ये तो समझ ही जाओगे, हाइड्रो का मतलब एक्वाटिक होता है, तो एक्वाटिक एनिमल्स को कहते हैं हाइड्रोकोल्स। ऐसे एनिमल्स जिनको पानी मॉडरेट चाहिए उन्हें कहते हैं मीजोकोल्स, और ऐसे एनिमल्स जिनको पानी कम चाहिए, जो डेजर्ट के अंदर ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं जीरोकोल्स। जीरोकोल्स। तो ये तीन टाइप के एनिमल्स हैं बेस्ड अपॉन द वाटर डिमांड। ऐसे ही यदि आप प्लांट्स को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर डिमांड, तो जैसे हाइड्रोकोल्स पानी के अंदर रहते हैं, वैसे ही पानी के अंदर ग्रो करने वाले प्लांट्स को आप कह दोगे हाइड्रोफाइट्स। फाइट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्लांट्स, यानी फाइट जो है वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रो का मतलब वाटर हो ही गया। फिर जिनको मॉडरेट पानी चाहिए उन्हें कहते हैं हम मीजोफाइट्स, ये मीजोफाइट्स हैं। और जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं जीरोफाइट्स। तो ये तीन टाइप के प्लांट्स हैं बेस्ड अपॉन रेनफॉल या बेस्ड अपॉन वाटर डिमांड। तीन टाइप के एनिमल्स होते हैं, तीन टाइप के प्लांट्स होते हैं। और बात करते हैं इनके बारे में। हमारे पूरे प्लेनेट के ऊपर जहां जहां पर बारिश सबसे ज्यादा होती है, यानी आप ये कह सकते हो कि अगर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट ईयर जहां पे होती है, वहां पर बनते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
तो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनते हैं। एक चीज तो ये आपको बिल्कुल से याद रखनी है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां पूरे साल भर बारिश होती है, उसके बाद में जहां पर डिसकंटिन्यूअस बारिश होती है, डिसकंटिन्यूअस रेनफॉल, यानी कि कुछ सीजन के अंदर रेनफॉल हो गई है, कुछ सीजन के अंदर रेनफॉल नहीं हुई, कुछ सीजन में तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कुछ सीजन के अंदर बहुत कम बारिश हुई, तो ऐसे केसेस के अंदर यहां बनते हैं ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स वो वाले एरिया रहेंगे जहां पर बारिश है वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होती है, साल के अंदर कुछ सीजन कुछ मंथ्स तक होती है, फिर नहीं होती है, फिर होती है, फिर नहीं होती है, ऐसे एरियाज। और ऐसे एरियाज जहां पर या तो बिल्कुल बारिश नहीं होती या फिर बहुत कम होती है, वेरी लेस, ऐसे एरियाज जहां पर या तो बिल्कुल बारिश नहीं होती या बहुत कम बारिश होती है, वहां पर बनते हैं डेजर्ट। अब देखो एक चीज है कि जब कभी भी हम डेजर्ट नाम सुनते हैं या डेजर्ट नाम पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है कि राजस्थान के जैसा कोई डेजर्ट है, यानी कि हमारे दिमाग में डेजर्ट नाम आते ही हॉट डेजर्ट ही आता है। लेकिन आप याद रखिए कि जो डेजर्ट होते हैं, दे आर मेड on the basis of rainfall, not on the basis of temperature। ये टेम्परेचर के बेसिस पे नहीं बनते। हॉट डेजर्ट इसलिए डेजर्ट है क्योंकि वहां पानी नहीं है। अब वो हॉट इसलिए है क्योंकि प्लेनेट के ऊपर वो कोई ट्रॉपिकल एरिया में है, और सन की मूवमेंट पूरे साल भर मैंने बताई थी ट्रॉपिकल रीजन में रहती है, तो पूरे साल सन की सबसे ज्यादा लाइट अवेलेबिलिटी इसी एरिया में रहेगी, इसलिए ये हॉट बन गया। जहां पर लाइट अवेलेबिलिटी कम रहती है वहां पर कोल्ड डेजर्ट भी बनते हैं। डेजर्ट हॉट डेजर्ट भी होते हैं, डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, लेकिन ये हॉट या कोल्ड इसलिए नहीं है कि यहां पर टेम्परेचर की वजह से ये डेजर्ट बने हैं, नहीं, ये ये रेनफॉल की वजह से डेजर्ट बने हैं। बारिश नहीं है इसलिए हम इन एरिया को डेजर्ट कहते हैं। तो जहां थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है वो बनते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या और रेन फॉरेस्ट बन जाते हैं। जहां डिसकंटिन्यूअस रेनफॉल होती है वहां ग्रासलैंड्स बनते हैं, और जहां पर नो और वेरी लेस रेनफॉल होती है वहां बनते हैं डेजर्ट। अब इसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं। देखो, बहुत सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करेंगे रूट एंड शूट रेशियो की, रूट एंड शूट रेशियो की, तो रूट एंड शूट रेशियो कैसे डिसाइड हो पाता है? हमारे प्लेनेट के ऊपर बहुत सारे बायोम्स हैं जहां पर हमको ये चेक करना होता है कि रूट और शूट के बीच क्या रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको यह कहूं कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एल्गी, हालांकि एल्गी के अंदर वैसी प्लांट बॉडी तो नहीं होती जैसी हायर प्लांट्स में होती है, बट एक बार एक एग्जाम्पल समझो, एल्गी है। अब आप ये सोचो कि क्या एल्गी के अंदर रूट्स अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं, एल्गी के अंदर कोई रूट्स नहीं होती। अब जरा ये भी सोचो कि इनके अंदर रूट्स क्यों नहीं है। इनके अंदर रूट इसलिए नहीं है क्योंकि एल्गी की बॉडी के चारों तरफ, एल्गी की बॉडी के चारों तरफ बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी है। एल्गी की बॉडी पूरी की पूरी जो है वो वाटर के टच में रहती है। अब अगर वाटर इतना ज्यादा अवेलेबल है तो रूट बनाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, एल्गी के बाद में जब ब्रायोफाइट्स को हम देखते हैं तो ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट्स तो नहीं है, ब्रायोफाइट में रूट्स नहीं बन पाई।
क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी वाले एरिया में रहते हैं, इसलिए यहां पर भी रूट नहीं बन पाई। लेकिन इन्होंने यानी ब्रायोफाइट ने कोशिश करी एक्वाटिक हैबिटाट से बाहर निकलने की। अब एक्वाटिक हैबिटाट से बाहर निकलोगे, जहां पानी की कमी होती है, तो वहां तो रूट चाहिए। इनमें रूट नहीं बन पाई, लेकिन रूट के जैसे राइजोइड्स बन गए, यानी रूट के जैसे काम करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनकी बॉडी का वो पार्ट, ब्रायोफाइट्स की बॉडी का वो पार्ट जो जमीन को टच करता है, नीचे वाला पार्ट, वहां से रूट्स जो है वो निकलती है। अब एक और चीज समझाता हूं। इसके बाद जब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम डेवलप हो गया था, वेस्कुलर टिश्यूज बन गए थे। इनके अंदर रूट्स बनना शुरू हो गई हैं और इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम बनना शुरू हुआ। हालांकि टेरिडोफाइटा के अंदर भी वेल डेवलप्ड जाइलम और वेल डेवलप्ड फ्लोएम नहीं होता, लेकिन इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम तो आया, क्योंकि ये और ज्यादा ड्राई हैबिटाट्स में रहते हैं। अब इसके बाद आप बात करो जिम्नोस्पर्म्स की और फिर बात करो एंजियोस्पर्म्स की, तो ये दोनों ग्रुप ऐसे ग्रुप हैं जो कंप्लीट ड्राई कंडीशंस में भी ग्रो करते हैं, मतलब बिल्कुल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर। तो इनके अंदर वेल डेवलप्ड रूट है, वेल डेवलप्ड रूट। और अब मैं जो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं यहां से, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आप ध्यान देना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद मैं आपसे बताता हूं कि मैंने ये सारी बातें क्यों बताई यहां पे। देखो, हम बात कर रहे हैं रूट टू शूट की, और यहां पर जो मैंने प्लांट ग्रुप्स के नाम लिखे हैं उनको एक बार ध्यान से देखो। एल्गी जो कि पानी के अंदर रहते हैं, इनको रूट की जरूरत नहीं है। ब्रायोफाइटा थोड़े पानी के बाहर निकलने की कोशिश करी इन्होंने, तो इसलिए इनको रूट की जरूरत पड़ने लग गई, लेकिन रूट नहीं बन पाई। इनमें रूट जैसे काम करने वाले स्ट्रक्चर्स बन गए। देन टेरिडोफाइट्स हैं जो कि इनके अंदर हल्की फुल्की रूट्स होती हैं। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में वेल डेवलप्ड रूट है। तो अब आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि यदि पानी कम होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो रूट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो वहां रूट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वेल डेवलप्ड रूट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। हमारे पास में डिफरेंट टाइप के बायोम्स हैं, और उन बायोम्स के अंदर आपको यह पूछ सकते हैं रूट टू शूट रेशियो क्या है। तो आपको क्या करना है वो समझे। अगर मैं आपसे यह कहूं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अगर मैं आपसे यह कहूं कि टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है, अगर मैं आपसे यह कहूं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और अगर मैं आपसे यह कहूं कि टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, तो इनके अंदर सबसे ज्यादा रूट टू शूट रेशियो किस में होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता देता हूं। आपको क्या करना है, वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में जाकर के इनका जो है वो सीक्वेंस बताना है। सबसे लंबी रूट्स किस में होगी, उसके बाद किस में होगी, सबसे लंबे रूट टू शूट रेशियो सबसे ज्यादा किस में होगा, वो आपको बताना है। मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। हमने अभी अभी ये बात करी कि जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, वहां पर रूट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, रूट रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसका मतलब यह हो गया कि जहां पर वाटर ज्यादा अवेलेबल है, वहां उतनी लंबी रूट्स की जरूरत ही नहीं है। भाई, जब वाटर अवेलेबल है अच्छे से, तो रूट की कहां जरूरत है। तो करना क्या है, यहां से ध्यान से समझिए। एक एरिया है ट्रॉपिकल एरिया, एक एरिया है टेम्परेट एरिया।
हमारे प्लेनेट के ऊपर ये एरिया है ट्रॉपिकल एरिया, ये एरिया है टेम्परेट एरिया, ये नॉर्थ टेम्परेट, ये साउथ टेम्परेट या सॉदर्न टेम्परेट, नॉर्दर्न टेम्परेट, और ये है ट्रॉपिकल। एक चीज तो ये देखो, सन की मूवमेंट पूरे साल ट्रॉपिकल एरिया में रहती है, इसलिए सबसे ज्यादा रेनफॉल इस एरिया में होगी। मैक्सिमम रेनफॉल ट्रॉपिकल एरिया के अंदर होगी। ये हुआ। उसके बाद मैंने आपको यहां ऑप्शन में दो तो दे रखे हैं फॉरेस्ट और दो दे रखे हैं ग्रासलैंड। दो एरिया जो है वो तो है ट्रॉपिकल, ये रहा ट्रॉपिकल और ये रहा ट्रॉपिकल, और दो एरिया है ये है टेम्परेट। तो पहले तो आप ये देखो कि टेम्परेट एरिया में ज्यादा बारिश है या ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा बारिश है। दूसरी बात ये सोचो कि एक तो रेन फॉरेस्ट है और दूसरा ग्रासलैंड है। अभी अभी मैंने आपको यह भी बताया था कि रेन फॉरेस्ट वहीं पर बन पाएंगे जहां थ्रू आउट द ईयर बारिश होगी। इसका मतलब रेन फॉरेस्ट के अंदर बारिश ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के अंदर कम बारिश होती है। सो अब यहां से आपको आंसर निकालना है कि इन चारों का सही सीक्वेंस क्या होगा रूट टू शूट रेशियो का। नो डाउट एक जो लंबा ट्री होगा, बड़ा ट्री होगा, उसकी रूट्स भी लंबी होगी, लेकिन हम रूट और शूट का रेशियो की बात कर रहे हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो मुझे लगेगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। चलिए अब मैं आपसे आगे की बात करता हूं। वाटर की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे एनिमल्स एक्सक्रीटरी मैटर प्रोड्यूस करते हैं। आपने नाम सुना होगा अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। ये किस बेसिस पे है? ये है वाटर की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। तो बेस्ड अपॉन वाटर अवेलेबिलिटी, बेस्ड अपॉन वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे आपको यह देखना है कि तीन तरीके के एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, ये एनिमल्स कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं? अमोनिया या अमोनियम आयन। इसलिए इनको कहते हैं अमोनियोटैलिक। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, कितनी एनर्जी चाहिए अमोनिया बनाने में? वेरी लेस और नन बोल सकते हो आप, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। देन इसके बाद में अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन, बहुत ज्यादा चाहिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। और इस टॉक्सिसिटी क्या है इसकी वेस्ट की? टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट, ये भी बहुत ज्यादा है, हाई, वेरी हाई बोल सकते हो आप। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो एनिमल्स हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहने वाले, ये एनिमल्स अमोनिया या अमोनियम आयन रिलीज करते हैं एक्सक्रीटरी मैटर की फॉर्म में, और इनको अमोनिया या अमोनियम आयन बनाने के लिए बॉडी की कोई एनर्जी नहीं चाहिए, अपने आप ये बन जाती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। बट इन्हें बहुत ज्यादा वाटर चाहिए उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो इनके पास तो वाटर बहुत है, क्योंकि ये तो कहां रह रहे हैं? एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर रह रहे हैं ना, इनके पास तो पानी की कमी नहीं है, इनको तो कोई टेंशन नहीं है।
देन उसके बाद में इनको टॉक्सिसिटी कितनी है, इस वेस्ट मटेरियल की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको जितनी जल्दी हो सके रिलीज कर देना चाहिए। तो ये एनिमल्स जैसे जैसे इनके अंदर बनता रहता है अमोनिया या अमोनियम आयन, वैसे वैसे इनकी बॉडी से ये रिलीज भी होता चला जाता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के एनिमल्स के बारे में। दूसरे टाइप के एनिमल्स में कौन कौन आएंगे, देखिए मोस्ट ऑफ मैमल्स, बेसिकली मैमल्स, most amphibians, इसके बाद में some reptiles और marine fishes and terrestrial invertebrate, वर्टिब्रेट। ये एनिमल्स वो हैं जो अपना वेस्ट मटेरियल एज यूरिया रिलीज करते हैं, ये एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिया की फॉर्म में, तो ये यूरिकोटेलिक है। आपसे पूछे कि एनर्जी कितनी चाहिए यूरिया बनाने के लिए, तो मॉडरेट एनर्जी चाहिए, ना बहुत कम और ना बहुत ज्यादा, मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। फिर आपसे पूछे कि वाटर कितना चाहिए इनको रिलीज करने के लिए, तो भाई हमें मॉडरेट वाटर भी चाहिए होता है, वाटर के साथ में यूरिया रिलीज की जाती है हमारी बॉडी से। और टॉक्सिसिटी पूछे तो टॉक्सिसिटी लो है, इतनी ज्यादा कोई यूरिया की टॉक्सिसिटी नहीं है हमारी बॉडी में, इसीलिए ये एक्सक्रीटरी मैटर को कुछ हद तक बॉडी में होल्ड किया जा सकता है। तो एक्सक्रीटरी मैटर की इसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं है, एनर्जी नहीं है, सॉरी टॉक्सिसिटी नहीं है। अब तीसरे टाइप के वो एनिमल्स हैं जो कि एक्सट्रीम डेजर्ट लाइक कंडीशंस में रहते हैं, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट्स और मोस्ट ऑफ रेप्टाइल या तो डेजर्ट कंडीशन के अंदर रहते हैं या ऐसी कंडीशन में जहां वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ये रिलीज करते हैं यूरिक एसिड, और इनको एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा बनाने के लिए, लेकिन वाटर जो है वो बहुत कम चाहिए और इसका कोई टॉक्सिसिटी है नहीं। तो अब आपको यहां से मैं दो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं, अच्छी वाली आप समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फैक्टर्स, ये जो हम एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने रेनफॉल की बात करी, तो आप सोचिए कि रेनफॉल की वजह से वाटर अवेलेबल होगा, और वाटर अवेलेबल होगा तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी रेगुलेट होती है। आपसे कहा जाए कि वाटर का या रेनफॉल का और एक्सक्रीटरी मैटर का क्या रिलेशन है, तो सीधा सीधा तो समझ में ही नहीं आएगा। कई लोगों को या मोस्ट ऑफ द लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि बारिश का और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल का भी कोई रिलेशन है क्या। बट आप समझ सकते हो कि जहां वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, नेचर ने सेलेक्ट किया है अमोनिया रिलीज करना, जहां वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी वहां यूरिक एसिड। अब हर चीज के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। अगर यूरिक एसिड रिलीज करना है तो वाटर तो सेव हो जाएगा, लेकिन बॉडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही है तो दूसरा फ़ायदा है, एक नुकसान है। इस तरीके से बैलेंस होती हैं चीज़ें। चलिए, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। हमने अभी स्टार्टिंग के अंदर एक बात करी थी कि जो रेनफॉल है वो रेनफॉल डिसाइड करती है कि एनिमल्स 3 टाइप के होंगे, हाइड्रोकोल्स, मीजोकोल्स, जीरोकोल्स, और वैसे ही प्लांट्स भी 3 टाइप के होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स। सो बेसिकली हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, और स्टेटमेंट क्या है कि रेनफॉल डिसाइड्स द वेजिटेशन पैटर्न। वेजिटेशन पैटर्न का मतलब हो गया कि रेनफॉल ये डिसाइड करेगी कि किस टाइप के प्लांट्स होंगे एरिया के अंदर।
जैसे वेजिटेशन होंगी वैसे ही एनिमल्स होंगे वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, हैवी रेन है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो हैवी रेन के अंदर फॉरेस्ट बन सकते हैं। अब फॉरेस्ट होंगे तो फॉरेस्ट के अंदर मंकी, एलिफेंट, टाइगर, लाइन एटसेट्रा, ये टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं। अगर लेस रेनफॉल है, लेस रेनफॉल के अंदर डेजर्ट बन गया मान लो, तो क्या डेजर्ट के अंदर ये टाइप के एनिमल्स होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनिमल्स कैसे होंगे ये डिपेंड करेगा वेजिटेशन कैसी है एरिया की। तो जैसी वेजिटेशन होगी उसी के बेसिस के ऊपर वैसे ही टाइप के एनिमल्स होंगे। सो रेनफॉल डिसाइड करती है वेजिटेशन का पैटर्न, और वेजिटेशन पैटर्न से डिसाइड होगा एनिमल्स का टाइप। ये बात हुई हमारे रेनफॉल एबायोटिक फैक्टर के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक और क्लाइमेटिक फैक्टर की, जिसका नाम है विंड। विंड वैसे तो क्लाइमेटिक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा रोल अगर हम देखें तो पूरे प्लांट और एनिमल किंगडम के अंदर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नो डाउट हम ऐसे नहीं कह रहे कि ये कोई फैक्टर काम का ही नहीं है, बट एज कंपेयर टू लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये इतना ज्यादा डोमिनेंट टाइप का फैक्टर नहीं है। हालांकि विंड का पूरा पूरा रोल होता है पॉलिनेशन के अंदर। प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन जो होता है उसमें विंड का रोल होता है। इसके अलावा सीड डिस्पर्सल करना हो उसमें भी विंड का रोल होता ही है थोड़ा बहुत। तो वाटर करंट्स बनानी हो तो इसके अंदर भी विंड का रोल है पूरा पूरा। किसी एरिया में मान लीजिए आग लग जाए और आग को फैलानी हो तो फायर एक्टिविटी इंक्रीज करने में विंड का रोल हो सकता है। विंड पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से अफेक्ट करेगी। जिस डायरेक्शन में विंड की रिक्वायरमेंट है, अगर उसी डायरेक्शन के अंदर विंड होगी तो पॉजिटिव, नहीं होगी तो नेगेटिव। इसी प्रकार अगर जिस स्पीड से विंड की रिक्वायरमेंट है उतनी स्पीड से विंड है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। सो विंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट बहुत ज्यादा डोमिनेंट टाइप का हम नहीं कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट टू दिस बात करते हैं एक और क्लाइमेटिक फैक्टर की। 5 नंबर का क्लाइमेटिक फैक्टर है फायर। फायर भी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है। फायर ह्यूमन मेड भी हो सकती है और ये नेचुरल भी हो सकती है। तो दोनों टाइप से फायर एक्टिविटी पॉसिबल है, ह्यूमन मेड भी है, नेचुरल भी है। अब हम बात करेंगे दो टाइप के एरिया की। एक तो है एरिया 1 और एक है मान लो एरिया 2। मैं आपसे ये कहूं कि एरिया 1 के अंदर फ्रीक्वेंट फायर एक्टिविटी होती है, फ्रीक्वेंट फायर एक्टिविटी, और एरिया 2 में रेयर फायर एक्टिविटी होती है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आंसर तो मैं ही बता दूंगा। एक ऐसा एरिया है जहां फ्रीक्वेंट फायर एक्टिविटी है। फ्रीक्वेंट फायर एक्टिविटी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि 2 महीने में, 3 महीने में एक बार वहां आग लगती ही लगती है। हर 2-3-4 महीने में, 2-3-4 महीने में आग लग जाती है वहां पे किसी भी रीजन से। दूसरा ऐसा एरिया है जहां पर रेयर है ये फायर एक्टिविटी। रेयर इन द सेंस कि भाई आज से 50 साल पहले फायर लगी थी या आज से 100 साल पहले फायर लगी थी और आज फायर लगी है। सवाल मेरा सिंपल सा है,
अगर एक एरिया के अंदर फ्रीक्वेंट फायर एक्टिविटी होती है तो आप ये बताइए कि इस एरिया के अंदर नुकसान ज्यादा होगा लाइफ फॉर्म्स को या कम होगा, और जिस एरिया में रेयर फायर एक्टिविटी होती है उसके अंदर नुकसान ज्यादा होगा या कम होगा। सवाल समझ में आया होगा। जिस एरिया के अंदर फायर की एक्टिविटी रेगुलर होती है उसमें ज्यादा नुकसान होगा, या जिस एरिया में रेयरली फायर एक्टिविटी होती है उसमें ज्यादा नुकसान होगा। तो सवाल का जवाब क्या होगा आपका? जिस एरिया में फ्रीक्वेंट फायर एक्टिविटी होती है उस एरिया के अंदर धीरे धीरे समय के साथ फायर रेजिस्टेंट प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। जिस एरिया के अंदर फ्रीक्वेंट फायर एक्टिविटी होती है उन एरिया के अंदर वुड वाले, ज्यादा ड्राई बायोमास वाले वुड टाइप के प्लांट्स हैं वो कम होंगे, ग्रीन प्लांट्स, सॉफ्ट प्लांट्स हैं वो ज्यादा होंगे, ड्राई टिश्यूज कम होंगे, वेट टिश्यूज ज्यादा होंगे। और अगर ऐसे एरिया के अंदर रेगुलर फायर लगेगी तो धीरे धीरे करके फायर रेजिस्टेंट टाइप के प्लांट्स ग्रो करना शुरू करेंगे, तो यहां लॉस कम होगा। एरिया 1 के अंदर जहां पे फ्रीक्वेंट फायर एक्टिविटी होती है वहां होता है लेस डैमेज, और जहां कभी कभी ही फायर एक्टिविटी होती है तो वहां बड़े ट्री, वुडी ट्रीज, ड्राई वुड, ऐसी चीजें ज्यादा होंगी तो ज्यादा डैमेज होगा। होपफुली आपको यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो यह है हमारे पास में फायर का कॉन्सेप्ट। अब फायर के कॉन्सेप्ट के बाद में यह तो बात हो गई हमारे पास में रेनफॉल की। रेनफॉल के बाद हम बात करते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स की। क्लाइमेटिक फैक्टर्स पूरे हुए, अब हम बात कर रहे हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफिक फैक्टर्स मींस व्हाट? मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी भी एरिया की स्ट्रक्चर कैसी है। एरिया की स्ट्रक्चर से मतलब ये हो गया कि किसी एरिया के अंदर माउंटेन्स है कि नहीं है, वो एरिया प्लेन है, कैसा है वो एरिया। जब आप ऊपर से उस एरिया को देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। कहीं तो समतल मैदान होते हैं, कहीं पर पहाड़ियां होती हैं। अब पहाड़ियों में भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, क्या एक सिंगल पहाड़ी है या बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ऐसे करके। तो टोपोग्राफिक फैक्टर्स है, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया। स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया, एरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है उसे टोपोग्राफी कहते हैं। इस टोपोग्राफिक फैक्टर्स को फिजियोग्राफिक भी कह सकते हैं। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। अब टोपोग्राफिक फैक्टर्स को समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा, और वो एग्जाम्पल एक पहाड़ का ले लेते हैं। ये मान लीजिए एक पहाड़ है, प्लेनेट के ऊपर कहीं ना कहीं पर ये माउंटेन है। अब इस माउंटेन से रिलेटेड कुछ चीजें समझते हैं। देखो, ये पहाड़ इस पूरे प्लेनेट पे, हमारी पृथ्वी पर कहीं पर भी है। जैसे मैं ये बना दूं प्लेनेट, और ये वही ट्रॉपिकल एरिया, ये टेम्परेट एरिया, वो पोल्स वाला एरिया। पहाड़ आप कहीं पर भी बना लो, एक पॉइंट के ऊपर आप कह दो कि यहां माउंटेन है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर माउंटेन है, तो आप हमेशा क्या देखोगे कि माउंटेन के कम से कम एक तरफ ओशन होता है। कम से कम एक तरफ माउंटेन के आपको क्या मिलेगा? ओशन मिलेगा। तो मैं यहां बना लेता हूं, ये ओशन है, बन गया ओशन। अब इस ओशन के होने और ना होने का क्या मतलब है? देखिए, जहां पर ओशन होगा वहां से या उस डायरेक्शन से क्लाउड्स बनेंगे, बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो बारिश होगी। अब ये क्लाउड्स जो यहां पर बन रहे हैं ये इस डायरेक्शन में आएंगे,
इस डायरेक्शन में आएंगे तो पहाड़ पर यहां बारिश करेंगे ना, इसलिए इस माउंटेन की इस साइड को कहते हैं रेनफॉल और विंडवार्ड साइड। विंडवार्ड साइड, जहां बारिश होगी वो साइड को विंडवार्ड साइड कहते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब बारिश होगी और बारिश की वजह से यहां से माउंटेन की रॉक्स विदर होंगी, उन माउंटेन की रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स लॉक हो रखे हैं, वो धीरे धीरे निकलेंगे और निकल कर आकर के वो इस पहाड़ से नीचे बॉटम में थोड़ा सा दूर जाकर जमा हो जाएंगे। जहां वो वाटर के फोर्स के साथ नीचे आ रहे हैं और नीचे आकर के जहां जमा हो रहे हैं, उस एरिया को कहते हैं फुट हिल्स। फुट हिल्स। ऐसे मत सोचना कि ये पहाड़ के जस्ट नीचे वाला एरिया है, पहाड़ से थोड़ा सा दूर का, ढलान जो होती है उससे थोड़ा सा दूर का एरिया फुट हिल्स हो गया। अब क्योंकि यहां पर रेनफॉल ज्यादा हुई है, रेनफॉल ज्यादा होगी तो वेजिटेशन ज्यादा होगी, क्योंकि यहां मिनरल वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लॉक थे, वो भी रिलीज हो गए, तो फुट हिल्स के अंदर वेजिटेशन ज्यादा होगी। वेजिटेशन ज्यादा होगी तो एनिमल्स ज्यादा होंगे, हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी भी इस साइड के अंदर ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। देन ये जो एरिया रहेगा, यहां पर आपको एनिमल्स की एक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी, फुल एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स। तो ये काफी हरा भरा अच्छा वाला एरिया है, यहां पर आराम से वेजिटेशन, एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे साइड की। एक पहाड़ के जो दूसरे साइड है, जहां रेनफॉल नहीं होती है, उस साइड को कहते हैं लीवार्ड साइड। लीवार्ड साइड, क्योंकि यहां पर बारिश वगैरह हो नहीं रही है ढंग से, इसलिए यहां पर डेवलप होता है डेजर्ट। क्योंकि बारिश ही नहीं है, बहुत कम है, तो यहां डेजर्ट बनेगा। एग्जाम्पल आपको समझना हो तो राजस्थान का ले लो। राजस्थान में जैसे सपोज मैं ऐसे ही एक थोड़ा बेकार सा नक्शा बना रहा हूं, राजस्थान में अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स, अरावली हिल्स के एक तरफ थार डेजर्ट है और दूसरी तरफ जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कोटा, झालावाड़, बूंदी। ये वो एरिया है जहां बहुत ज्यादा ग्रीन है और थार डेजर्ट अरावली के एक साइड में पड़ता है। ये बेस्ट एग्जांपल है इसी चीज का, क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर बारिश ज्यादा होती है, बंगाल की खाड़ी है इस तरफ, बारिश ज्यादा हो रही है, तो यहां पर तो अच्छा खासा डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरी साइड के अंदर थार डेजर्ट, जो कुछ राजस्थान में है, कुछ पाकिस्तान के अंदर है। ऐसा ही एग्जाम्पल और देख लो हिमालय का। हिमालय की वजह से एक तरफ तो हिमालयन घाट्स है जहां अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, दूसरी तरफ लद्दाख है। कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल लद्दाख, ये भी इसी का है। तो माउंटेन के होने से सोचो कितना फर्क पड़ रहा है। अब और कुछ चीजें जो है वो समझते हैं। एक माउंटेन की हाइट जो होगी, इसे कहते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। अगर आप प्लेनेट के ऊपर चल रहे होते हैं, इसे कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब हो गया जमीन पर चलना, आगे बढ़ना, और एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई, हाइट जो होती है वो। पर्टिकुलरली पहाड़ की नहीं, मतलब हाइट को एल्टीट्यूड कहते हैं। फिर एक पहाड़ में ये स्टीपनेस कितनी है, इसको स्लॉप भी कह सकते हैं हम। स्टीपनेस कह दीजिए, स्लॉप कह दीजिए, ये भी यहां पर एक मेजर फैक्टर है, वो
बड़ा फैक्टर है। फिर इतना सब कुछ करने के बाद आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूं मैं विथ रिगार्ड्स ऑफ हाइट। होपफुली ये समझ में आया होगा और आप लोग कंटिन्यूटी रखिए, मैं भी कंटिन्यूटी रख रहा हूं। शेयर करते रहिए सबके साथ में ताकि सब तक पहुंचे ये, और मुझे भी थोड़ा लगे कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस, ये है अर्थ सरफेस, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यदि आप 100 मीटर हाइट पे जाएंगे तो यहां पर आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मिलेगा। इसका मतलब अगर यहां अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस है तो आपको 1000 मीटर की हाइट पे x माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस कम मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पर 1000 मीटर और 1 किलोमीटर हाइट 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीजेस पर 1000 मीटर पर, इतना टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसे कहते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट, या इसी का दूसरा नाम है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट, इसको आप एनवायरमेंटल लैप्स रेट बोल सकते हो या नॉर्मल लैप्स रेट बोल सकते हो। यदि समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। लिखिए, द रेट at which temperature decreases with altitude is known as environmental lapse rate. It is 6.5 degree per 1000 मीटर पर 1000 मीटर। चलो ये बात हो गई। अभी तो हम टोपोग्राफी के अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। हेडिंग डाल सकते हो आप, छोटी हेडिंग इसी के अंदर, एक्सपोजर ऑफ स्लोप। स्लोप समझ ही गए, आपको मैंने बताया स्टीपनेस को स्लोप कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। सपोज कर लिया हमने कि ये हमारा प्लेनेट है और प्लेनेट पर ये है इमेजिनरी लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इधर ये साउथ, पूरा एरिया साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा है मैंने। ये एरिया मैं बना देता हूं ट्रॉपिकल एरिया, ये इतना एरिया है वो ट्रॉपिकल है। फिर इसके बाद ये टेम्परेट वो पोल्स वाला। अब थोड़ा सा आपको अपना इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सदुपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा 3D में समझने की जरूरत है। ये प्लेनेट है, आपको ये पता है कि ये प्लेनेट है, तो सन की मूवमेंट इस एरिया में होती है बेसिकली पूरे साल भर। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर ईस्ट होता होगा शायद और इधर वेस्ट होता होगा शायद, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहां से सन राइज होगा और ये सन राइज होकर के ऐसे जाएगा और इधर जाकर के वेस्ट में सनसेट हो जाएगा। तो ऐसे सनराइज हुआ और पूरा इस तरफ चला गया। आप समझ पा रहे होंगे इसको। सन यहां से राइज हुआ और पूरे इक्वेटोरियल के ऊपर से इधर चला गया। सन कभी इस तरफ टेम्परेट में नहीं जाएगा और इस तरफ भी टेम्परेट में नहीं जाएगा। पूरे साल भर सन की मूवमेंट आप समझ पा रहे होंगे अब कि मैक्सिमम इसी एरिया के अंदर रहने वाली है सन की मूवमेंट। ये सन है। अब अपने को क्या करना है,
अपने को इस नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहीं पर भी, जिधर आपका मन हो, कहीं पर भी एक स्लोप, एक पहाड़ बनाना है। कहीं पर भी एक पहाड़ बना दीजिए। मैं यहां बना देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां आपकी मर्जी है वहां पहाड़ बना दीजिए, बस खाली नॉर्थ हेमिस्फीयर में बनाना है। ये ऐसे बना दिया, नॉर्थ हेमिस्फीयर में पहाड़ बन गया। अब आप जरा इमेजिन करो एक बार के लिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये पहाड़ है, ये वाला पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये जो सामने आपको फेस दिख रहा है, ये है इसका साउथ फेस, ये है नॉर्थ फेस, ये है ईस्ट फेस, ये है वेस्ट फेस। समझ में आया आपको? इमेजिन करो कि एक पहाड़ है, इस तरफ जो पहाड़ यहां पे दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है हमको साउथ फेस, क्योंकि हम 2D डायग्राम के अंदर है। ये साउथ फेस है, ये ईस्ट फेस है और ये वेस्ट फेस है, और नॉर्थ फेस पीछे की तरफ है। इस तरीके से एक पहाड़ बन गया। अब साल भर सन की मूवमेंट जब ऐसे होगी, तो जब सनराइज होगा तब ईस्ट फेस को ज्यादा लाइट मिलेगी, जब सन सेट होगा तो वेस्ट फेस को लाइट मिलेगी। तो दिन में लगभग आधे टाइम ईस्ट फेस को लाइट मिलती है, लगभग आधे टाइम वेस्ट फेस को लाइट मिलती है। तो ये दोनों जो है वो तो ऑलमोस्ट इक्वली गर्म होंगे। बात आती है नॉर्थ एंड साउथ की। अगर ये पहाड़ है और ये सामने वाला साउथ फेस है, इस तरफ वाला फेस है, उधर वाला फेस नॉर्थ फेस है, तो सन की मूवमेंट जब कभी भी होगी, साउथ के ऊपर तो फिर भी लाइट गिरेगी दिन में, उधर की तरफ लाइट कम गिरती है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कोई भी माउंटेन होगा, उसका नॉर्थ फेस कम गर्म होगा हमेशा। रीजन समझ में आया? सन की मूवमेंट जब इस तरीके से होगी तो साउथ साइड में तो फिर भी लाइट गिरेगी। आप एक काम करो, आप एक घर को इमेजिन करो, कोई भी घर है, आपका खुद का घर है, आपके खुद के घर में आपके घर की 4 दीवारें हैं, एक दीवार नॉर्थ फेस है, एक दीवार साउथ फेस है, एक ईस्ट फेस है और एक वेस्ट फेस है। ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट तो आपको सीधा समझ में आ गया ना, कि ईस्ट से सनराइज होगा, वेस्ट में सनसेट होगा। तो दिन में आधे समय तो आपके घर के आगे वाली साइड में धूप रहती है, आधे समय घर के बैक साइड में धूप रहती है। उनको तो कैंसिल कर दो एक दूसरे से। बात करो आप अपने घर के साउथ और नॉर्थ फेस की। आपके घर की वो दीवार जो नॉर्थ साइड में है या जो नॉर्थ फेसिंग है, वो ज्यादा लाइट रिसीव कर रही है या साउथ वाली ज्यादा लाइट रिसीव कर रही है? सोचना कभी। साउथ वाली ज्यादा लाइट रिसीव कर रही है। इसलिए आप एक लाइन लिखेंगे, लिखिए, इन नॉर्थ हेमिस्फीयर in north hemisphere, north slope receive less radiation than south slope. In north hemisphere, north slope receives less radiation than south slope. That is, north slope do not warm as much at midday. ज्यादा गर्म नहीं होगा नॉर्थ स्लोप, साउथ स्लोप है वो ज्यादा गर्म होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। ये तो हो गया स्लोप के बारे में। अब हम वैली पार्ट की बात करते हैं। जो घाटियां होती हैं, वैली होती हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे हम ये कहें कि कोई ये स्लोप है और स्लोप में ये वाला साइड है वो वैली है, समझ रहे हो? पहाड़ी के नीचे का जो होता है पार्ट, वो वाला पार्ट
रास्ता वैली होती है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग नाइट वैली पार्ट ज्यादा गर्म होगा या स्लोप ज्यादा गर्म होगा? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो समझिए। ये तो है स्लोप और ये है वैली। दोनों में से ज्यादा गर्म कौन होगा? रात को होंगे तो दोनों ठंडे, बट ज्यादा ठंडा कौन सा पार्ट होगा? सही आंसर होगा वैली। क्यों? क्योंकि रात को जब हवा ठंडी होगी, कोल्ड एयर, तो कोल्ड एयर के मॉलिक्यूल्स हैवी होते हैं क्योंकि नमी रहेगी, मॉइस्चर रहेगा, वाटर रहेगा। इसलिए जो ये ठंडी हवा है वो ज्यादा हैवी है। तो ठंडी हवा ज्यादा हैवी है तो वो ग्रेविटी की वजह से वैली पार्ट में रहेगी, तो वैली तो होगी ज्यादा ठंडी और स्लोप होगा थोड़ा सा गर्म उसकी वजह से। ये बात आप मेंशन करिए नोट्स के अंदर, लिखिए स्लोप्स कूल लेस ड्यूरिंग द नाइट, slopes cool less during the night than the bottom of valley because cold air is heavier than warm air and flows downhill into the valley ठंडी हवा है, थोड़ी सी ज्यादा भारी होती है वजन में, तो वो नीचे रह जाएगी। चलो अब बात करते हैं एक डायग्राम की। आपको डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। इस एक्सिस पे लिया हमने स्लोप का एंगल, ये स्लोप एंगल है डिग्री के अंदर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 60, 90 डिग्री स्लोप है। और इधर है वार्मनेस, गर्माहट। आपको 3 डायग्राम देता हूं मैं, 3 ग्राफ देता हूं, ट्राई करिएगा कौन से ग्राफ किसके होंगे, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभी एक ग्राफ है इस तरीके से, एक ग्राफ है इस तरीके से, और एक ग्राफ है ये वाला। आपके पास में ऑप्शन है ईस्ट और वेस्ट फेसिंग स्लोप। एक है आपका नॉर्थ फेसिंग स्लोप, एक है आपका साउथ फेसिंग स्लोप, साउथ फेसिंग स्लोप। अब जरा दिमाग लगा लो, अभी अभी मैंने बताया आपको कि कौन सा ग्राफ कौन सा होना चाहिए। तो पहाड़ के अंदर जो ईस्ट और वेस्ट है उनके अंदर ऑलमोस्ट इक्वल वार्मनेस रहेगी, तो ये लाइन तो रिप्रेजेंट करेगी ईस्ट एंड और वेस्ट फेस को। एक चीज, नॉर्थ फेस को कम लाइट मिलती है इसलिए वो ज्यादा ठंडे होंगे, तो वार्मनेस बहुत कम होगी, ये हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग स्लोप, नॉर्थ फेसिंग स्लोप। इसके बाद ये हो जाएगा साउथ फेसिंग स्लोप। तो ये ग्राफ है, आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, काम का है। चलिए, तो ये हुआ हमारे पास टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफी सिंपली मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ एरिया। किसी भी एरिया की स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिसाइड करेगी, कौन से एरिया में कैसे एनिमल्स रहते हैं, कैसे प्लांट्स रहते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आइए अब बात करते हैं लास्ट एबायोटिक फैक्टर की, सॉइल। सॉइल के फैक्टर्स, इन्हें कहते हैं इडेफिक फैक्टर्स। सॉइल फैक्टर्स कह दीजिए या इडेफिक फैक्टर्स कह दीजिए, सेम बात है। सॉइल के फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, क्योंकि प्लांट्स अल्टीमेटली सॉइल से ही वाटर लेंगे और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी लेंगे। इसलिए जो भी सॉइल की यहां बात हो रही होगी, उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट का स्टेटस क्या है,
कितना है, उस सॉइल के अंदर पीएच कितनी है, उस सॉइल के पार्टिकल्स की साइज क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती है। सॉइल का टाइप क्या है, उसमें ह्यूमस कितनी है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है। देखिए दो टाइप की एक बार हम सॉइल की बात करते हैं, एक है सैंड सॉइल और एक है क्ले सॉइल। सैंड सॉइल, क्ले सॉइल। सैंड सॉइल मोटी वाली सॉइल होती है, तो साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, और क्ले सॉइल है वो बहुत फाइन होती है, तो यहां साइज ऑफ पार्टिकल बहुत कम है। अब अगर सॉइल के पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे और वो पास पास आएंगे तो उनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा, तो इस सॉइल के अंदर स्पेस ज्यादा होगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो पास पास आएंगे, स्पेस कम होगा, स्पेस कम होगा। ये बात हो गई यहां से। देन नेक्स्ट, यहां पर अगर स्पेस ज्यादा है तो एयर ज्यादा होगी और स्पेस कम है तो एयर कम होगी। अगर स्पेस ज्यादा होगा तो इस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी और इस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि बड़ा स्पेस है तो वाटर जल्दी से ड्रेन आउट हो जाएगा और कम स्पेस है तो वाटर वहीं रहेगा। ये दोनों ही टाइप की सॉइल है वो अच्छी सॉइल नहीं है प्लांट्स के लिए, क्योंकि एक सॉइल के साथ एक टाइप की प्रॉब्लम है, दूसरे सॉइल के साथ दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है। एक में एयर बहुत ज़्यादा है, पानी नहीं है, कम है, दूसरी में एयर बहुत कम है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। इसलिए ये सैंड एंड क्ले सॉइल की बात हुई। अभी अपन और अच्छी बातें करते हैं इनके बारे में। सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? पीडोजेनेसिस। सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज पीडोजेनेसिस। आपको पता है कि सॉइल का फॉर्मेशन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 5 फैक्टर्स। नंबर 1, सबसे पहले इट डिपेंड्स अपॉन पेरेंट मटेरियल। सॉइल कौन से मैटर से बन रही है, कौन से टाइप की चट्टान है, कौन सी रॉक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। नंबर 2, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग विदरिंग होगी। नंबर 3, बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं वहां पे। बायोटिक फैक्टर्स में प्लांट्स भी आते हैं, माइक्रोब्स भी आते हैं, तो वो कौन से टाइप के हैं वहां पे, फंगी भी आते हैं। फिर इसके बाद में टोपोग्राफी क्या है उस एरिया की, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम। कितना टाइम लग रहा है। अगर हम बात करें एक वेल डेवलप्ड सॉइल की, वेल डेवलप्ड सॉइल, तो एक वेल डेवलप्ड सॉइल को बनने में 2000 से 20,000 साल लगते हैं, ईयर्स। 2000 टू 20,000 ईयर्स तक का टाइम लगेगा, तब एक अच्छी वाली सॉइल है वो बन के सामने आएगी। देन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स के टाइप्स की बात करें, अगर हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल के टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप की होती है। पहला लिखिए कॉलुवियल सॉइल, दूसरा लिखिए एलुवियल, तीसरा लिखिए ग्लेशियल और चौथा इओलियन। अब सिंपल है इनको याद करना। एलुवियल जो होगी वो होगी बाय वाटर, वाटर से ट्रांसपोर्ट होगी बाय वाटर।
और ये जो सॉइल है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, मोस्ट फर्टाइल। देन उसके बाद जो कॉलुवियल है वो ग्रेविटी की वजह से होती है, बाई ग्रेविटी, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटी। ग्लेशियल समझ में आ रहा है बाई आइस, और इओलियन है वो बाई विंड। तो ये 4 टाइप की है सॉइल जो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है उसके बारे में। अभी पार्टिकल साइज के बेसिस पे और इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। आप हेडिंग डालिए, बेस्ड अपॉन पार्टिकल साइज, बेस्ड अपॉन पार्टिकल साइज, पार्टिकल की साइज के बेसिस पे। सॉइल का टाइप है क्ले, सबसे छोटे पार्टिकल, स्लेट, उसके बाद में फाइन सैंड, देन उसके बाद में कोरस सैंड, फिर इसके बाद में ग्रेवल या ग्रिट कहते हैं इसको, और एक है कोरस ग्रेवल। इनके अंदर आप साइज लिख लीजिए फटाफट, लेस देन 0.002 नैनोमीटर, एनएम, ये साइज है। अब आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट इधर खिसकाना है डेसिमल को। ये 0.002 से 0.02 एनएम, ये 0.02 से 0.2 एनएम, ये हो जाएगा 0.2 से 2 एनएम, ये हो जाएगा 2 से 5 एनएम, और ये हो जाएगा मोर देन 5 एनएम। तो ये इनका एक बार ध्यान रखना है, साइज वगैरह। फिर सॉइल के बारे में और बात कर लेते हैं। अभी बात करेंगे सॉइल टाइप की और रिलेटिव प्रोपोर्शन की। एक सवाल है जो आरपीएससी के अंदर आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा सवाल है, मतलब बुरा तो नहीं था ये सवाल। उस हिसाब से क्या पता आप सीएसआईआर में या गेट में पूछ ले तो लिखने में डाटा कुछ नहीं जाता। सॉइल के टाइप समझिए, और फिर हम साइज की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोपोर्शन की। रिलेटिव प्रोपोर्शन, पहला सॉइल का टाइप है क्ले सॉइल, क्ले सॉइल। इसका है लेस देन 0.002 नैनोमीटर, ठीक। इसके अंदर 50% क्ले होती है और 50% होती है स्लिट, ये चीज हो गई। देन उसके बाद में सिल्ट सॉइल, सिल्ट के अंदर 0.002 से 0.02, और इसमें 90% सिल्ट है, 10% सैंड है। देन इसके बाद आती है लोम सॉइल, सबसे बेस्ट टाइप की सॉइल है, 0.02 से 2 एनएम तक की इसकी साइज है। इसमें 70% सैंड है, 30% क्ले और सिल्ट और बोथ, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और फिर फोर्थ है सैंडी सॉइल, 0.2 से 2 नैनोमीटर, और आपको इसमें याद रखना है 85% सैंड प्लस 15% क्ले।
ये इनमें सॉइल टाइप और रिलेटिव प्रोपोर्शन दो चीजें याद करना, आप ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सैंड के बारे में, सैंड के टाइप, उनके रिलेटिव प्रोपोर्शन के बारे में। चलो एक चीज और आपको समझाता हूं, सॉइल प्रोफाइल। सपोज एक प्लांट है, ट्री है, ये जहां ग्रो कर रहा है वहीं से शुरुआत करते हैं। अगर आप इस ट्री के जस्ट नीचे की सॉइल देखेंगे तो यहां पर इस ट्री के लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, सीड्स वगैरह वगैरह आके गिरते रहते हैं। हेडिंग डालिए सॉइल प्रोफाइल। हम अर्थ सरफेस में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की लेयर्स बनती है सॉइल के अंदर। एक ट्री है, ट्री के जस्ट नीचे का एक एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है। ये जो जस्ट नीचे का एरिया है इसे कहते हैं ओ हॉरिजॉन। इसका नाम है ओ हॉरिजॉन। ओ हॉरिजॉन को ऑर्गेनिक हॉरिजॉन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक, इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर आके गिरता रहता है, यहाँ डीकम्पोजिशन चलती रहती है। एक काम करना, डायग्राम तो यहाँ बना लेना, डायग्राम के नीचे यही हेडिंग डाल लो वापस से, ओ हॉरिजॉन, और मैं ओ हॉरिजॉन के लिए लिखवा देता हूं, वो नीचे लिख लो। लिखो ओ हॉरिजॉन के लिए हेडिंग डालो, लूज एंड पार्टली डिकेड मैटर। लूज एंड पार्टली डिकेड मैटर, it is dominated by organic material consisting of undecomposed or partially decomposed plant material such as dead leaves। वापस सुन लेना वीडियो को और लिख लेना। ये ओ हॉरिजॉन हो गया। अब इस ओ हॉरिजॉन के ठीक नीचे कुछ एरिया है जिसे कहते हैं ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन, यह है ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन जस्ट नीचे का, इसे कहते हैं टॉप सॉइल। वैसे सॉइल तो मेन यही है, ओ हॉरिजॉन के अंदर तो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसे कहते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के अंदर लिखिए मिनरल मैटर मिक्स्ड विथ सम ह्यूमस। डिकम्पोजिशन होगा तो मिनरल्स रिलीज होंगे, मिनरल मैटर मिक्स्ड अप विथ ह्यूमस। आगे लिखिए इसमें, लार्जली मिनरल सॉइल डेवलप्ड फ्रॉम पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर लीज्ड फ्रॉम अबाव गिव्स दिस हॉरिजन ए डिस्टिंक्ट डार्क कलर। डार्क कलर होगा इसका, क्योंकि जो मिनरल नीचे आएगा इससे डिकम्पोज होके उसकी वजह से थोड़ा डार्क कलर होगा। इस ए के नीचे आता है ई हॉरिजॉन। ई हॉरिजॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ई हॉरिजॉन का मतलब होता है जहां सबसे ज्यादा लीचिंग होगी। लीचिंग समझते हैं? लीचिंग का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। पानी के साथ में जब नीचे की तरफ मूवमेंट होती है मिनरल्स की या न्यूट्रिएंट्स की या आयंस की, उसे कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, लीचिंग। इसमें लिखिए ई हॉरिजॉन में, इट इज लाइट कलर्ड जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। ई के अंदर लिखिए लाइट कलर्ड एंड जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग ऑफ मिनरल्स। E horizons are quite common in soils under forest, but it is rare in grasslands। grasslands में ये जोन नहीं बनता है, फॉरेस्ट में ये अच्छा जोन बनता है। फिर इसके नीचे आता है बी हॉरिजॉन। ई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बी हॉरिजॉन, accumulation of clay transported from above, accumulation of clay transported from above, accumulation of mineral particles such as clay, salts,
leached from topsoil and it is also having a characteristic color. इसका भी कोई कलर होगा क्योंकि ऊपर का मटेरियल जब नीचे आ जाकर जमा हो जाएगा तो यहां पर भी कलर कुछ निकल के आएगा। अब इस सी बी के नीचे आता है एक एरिया जिसे कहते हैं सी। देखो इस सी के अंदर सी होरिजोन है, ये सी होरिजोन के नीचे आता है एक और एरिया जिसको हम कहते हैं अनवीदर्ड पेरेंट मटेरियल। अनवीदर्ड पेरेंट मटेरियल का मतलब सॉलिड रॉक हो सकती है जिसको अभी जो टूटी नहीं है, इससे ठीक ऊपर टूटना शुरू हो जाती है, ये भी पेरेंट मटेरियल है। ये प्रॉपर सॉइल नहीं है लेकिन पार्शियली वीदर्ड बोल सकते हो आप। तो सी के अंदर लिखो, सी होरिजोन के अंदर पार्शियली अल्टर्ड पेरेंट मटेरियल, पार्शियली अल्टर्ड पेरेंट मटेरियल, पार्शियली अल्टर्ड पेरेंट मटेरियल। तो ये सॉइल की प्रोफाइल्स हैं। आपको या तो सीक्वेंस पूछा जा सकता है या आपको इनका जो है वो ऑर्डर पूछ के आपको कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं। सो एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे इतना। इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लेकर के आएंगे जो कि इकोलॉजी से रिलेटेड है। उस टर्मिनोलॉजी के बाद हम बायोटिक फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि सबके काम आ सके। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।